अगर दुनिया में किसी एक देश को कॉपी करना हो एजुकेशन के मामले में, वो तो नॉर्वे है या फिनलैंड है। वो तो अलग ही मामले का देश है, क्योंकि वहां सारे के सारे स्कूलों में डाइवर्सिटी का बड़ा महत्व है। अमेरिका में भी है, पर अमेरिका में डाइवर्सिटी इकोनॉमिक लेवल पे नहीं होती है। अमेरिकन डाइवर्सिटी है कल्चरल, रेशियल, उन सब में। नॉर्वे में, फिनलैंड में नियम है कि किसी भी स्कूल में केवल अमीर बच्चे या केवल गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हर स्कूल की हर क्लास में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होगी। और वो मॉडल इतना अच्छा काम करता है कि अब दुनिया भर की सरकारें, जैसे दिल्ली की जो सरकार है इस समय, वो उस मॉडल को सीखने का प्रयास कर रही है काफी लंबे समय से। भारत की बाकी सरकारें उतना नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली वाली सरकार ने एजुकेशन में उस मॉडल को अप्लाई किया है और रिजल्ट्स भी ठीक ही दिख रहे हैं। मैं जितना वो कह रहे हैं उतना शायद ना हो, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स पहले की तुलना में अच्छे हैं। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका 10वीं क्लास के बाद बच्चों से बोलता है कि एक टेस्ट दो सारे बच्चे, सेट। जैसे आप लोगों ने शायद एक एग्जाम दिया होगा 10वीं क्लास में, NTSE बोलते हैं उसको, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSE, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कितने लोगों ने दिया था आप में से वो एग्जाम? पास हुए थे उसमें? कितने लोग पास हो गए थे उसमें? सच बोलना। चलिए ठीक है। तो NTSE का जो एग्जाम होता है ना, हमें तो स्कूल में जब था पता लगा एग्जाम है, सबको देना है, सेंटर दूर था तो पिकनिक का भाव आ रहा था, तो पेरेंट्स ने कहा देने जाओगे? दोस्तों ने कहा हम सब जा रहे हैं, चलो। हाँ चलो भाई। कौन सा टेस्ट है पता नहीं था, बस दूर है ये पता था। सारे बच्चे साथ साथ या चाट पकौड़ी खाते हुए गए। वहां गए तो बोले कि 2 घंटे का पेपर है, तो सबने पहला सवाल पूछा कितना जल्दी छोड़ के आ सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना बैठना पड़ेगा। तो उसमें था कि 1 घंटे के बाद छोड़ के आ सकते। तो 1 घंटा होती हम सब बाहर आ गए थे ताकि वो 1 घंटा सदुपयोग कर लें, क्योंकि 2 घंटे होते पेरेंट्स बाहर खड़े होंगे, वही 1 घंटा है स्वाधीनता का समय। तो 1 घंटा होती हमने कॉपी दी कि लो भाई संभाल लो, इतने टैलेंट है हमारे अंदर, इससे देश का विकास हो तो बता देना। तो फिर देश का जवाब आया कि हम उसके बिना ही काम चला लेंगे। अपना देखिए आप। तो अमेरिका में क्या होता है? सेट होता है, और ये एग्जाम पहले 2400 नंबर का होता था, अब ये 1600 नंबर का होता है। 800 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक को मोटा मोटा मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला और एक लैंग्वेज वाला, बेसिक 2 चीजें हैं। तो इनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की लिंग्विस्टिक स्किल्स ठीक हैं और मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स, मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, इनका मानना है कि ये बच्चा जनरली किसी भी क्षेत्र में ठीक ठाक काम कर ही लेगा। और सेट के स्कोर की, सेट में क्या है कि 1600 नंबर है, तो पूरे अमेरिका में करीब 15 से 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। शायद साल में 2 बार होता है नेट की तरह से, और एक बार में उन 15-16 लाख में से 200-300 बच्चे फुल स्कोर ले आते हैं। 1600 में 1600 नंबर ले आते हैं। कई ऐसे भी कि 1600 मिलके 1600 लाए। कई ऐसे भी है कि एक ही लेके आ गया, अपना अपना स्तर है। तो क्या होता है कि जब ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के एडमिशन में कहीं कहीं 100% वेटेज इसी की होती है, कहीं कहीं 80% वेटेज, कहीं 60% वेटेज। लेकिन वहां के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एडमिशन का मूल आधार है कि सेट में स्कोर क्या है। एकमात्र नहीं होता है, कहीं कहीं होता है एकमात्र, कहीं कहीं कई आधारों में से एक होता है, किंतु मेजर रोल इसका होता है। अब कितना अच्छा है। भारत में दिक्कत क्या है कि आप कहेंगे कितने नंबर हो भाई 12वीं क्लास में, कितने मार्क्स हैं? आप क्या बोलेंगे? 99.8% मार्क्स हैं। सामने वाला कहेगा ICSE बोर्ड है क्या? आप कहेंगे हाँ। बोले ठीक है, जाओ कहाँ से, सबके आते हैं उतने। और फिर दूसरे ने कहा 72%, साथ में बोलेगा यूपी बोर्ड। आप बोले अरे भगवान प्रभु आप कहाँ थे? उत्तर प्रदेश बोर्ड में 72% है, आपके चरण कहाँ है प्रभु? ये जो ड्रामा है कि आपको बोर्ड का नाम साथ में बताना पड़ता है, ये सब क्यों है? एक एग्जाम पूरे देश में हो, उसमें एक कॉमन स्कोर हो, आपसे पूछे भाई तुम्हारा सेट का स्कोर क्या है? आपने कहा सेट में 1600 में से 1490 नंबर आए हैं, ये परसेंटाइल है, पता लग गया आपका लेवल। इसके लिए क्या मतलब कि पश्चिम बंगाल बोर्ड था कि अंडमान निकोबार बोर्ड था, क्या मतलब है इसका? तो ये अमेरिकन सिस्टम है सेट। इसके बेस पे ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है ये व्यक्ति ठीक से कर लेगा, और उन क्षेत्रों में एडमिशन में इसका यूज कर लेते हैं। जनरलाइज टेस्ट है।
जो सबसे अच्छा है जनरलाइज में उसको बोलते हैं डैट, DAT। ये तो भारत सरकार को लागू कर देना चाहिए, इतना अच्छा टेस्ट है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स दुनिया में उपलब्ध हैं, बस उनको ठीक से अप्लाई कर देने की जरूरत है। ये हो जाए तो कमाल हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, यूजीसी का जो अब तो NTA लेती है टेस्ट, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको लेक्चरर बनना है, एक टेस्ट है, उसमें आपका स्कोर है। अब DU में या कहीं भी जब कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आती है तो वहां 5 परमेश्वर बैठे होते हैं, 5 परमेश्वर। जिसका उनसे जुगाड़ है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जुगाड़ नहीं है तो होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। होना क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। और कितना अच्छा सिस्टम हो सकता है कि आपका कौन सा विषय है, एक विषय आपका है, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा देश भर में, आप उसमें बैठिए, उसमें आपका एक स्कोर आ गया, जिस स्कोर को आप रिवाइज कर सकते हैं, आप फिर से दे दीजिए, फिर स्कोर आ गया। और हर एग्जाम के स्कोर का मॉडरेशन होता रहे कि 98 के एग्जाम में अगर ये स्कोर है और 2008 के एग्जाम में ये स्कोर है, तो इनका जो इक्वलाइजेशन करेंगे तो इस स्कोर को ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की टफनेस के लेवल में अंतर था, डिफिकल्टी लेवल में अंतर था। साथ में जिस विषय का विद्यार्थी है उस विषय का टेस्ट हो, उसका स्कोर हो। साथ में वो कैसा टीचर है, क्लासरूम में टीचिंग करे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बेस पर एक ऐसी संस्था हो जो उसकी मार्किंग करे टीचिंग एबिलिटीज के बेस पर। ये 3 स्कोर हैं। जहां वैकेंसी आई, जिसने अप्लाई किया, तीनों स्कोर जोड़ के देख ली, जिसका स्कोर हाईएस्ट है सिलेक्शन हो गया, खत्म बात। वो 5 बुढ़े बैठेंगे, उसके बाद वो अपने हिसाब से चुनेंगे, इसका क्या मतलब है इस बात? जिसने ज्यादा चरण छुए हैं उसका सिलेक्शन होगा, ये क्या मतलब है इस बात? और इसलिए अच्छे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय सिविल सेवा में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप ठीक से मेहनत कर लेंगे कुछ बढ़िया हो जाएगा। वहां भरोसा नहीं है। 50-55 साल की उम्र के लोग आज तक एडहोक पे पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कभी सिलेक्शन होगा। ये दुर्भाग्य होता है। ऐसी एक व्यवस्था है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, शानदार व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इसमें 8 टेस्ट होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को 8 टेस्ट देने होते हैं। 8 कैसे होते हैं तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है ना, उस तरह के 8 टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है रीजनिंग का हो गया, एक मैथ्स का हो गया, एक लैंग्वेज का हो गया, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का हो गया जिसमें चित्र बने हुए बहुत सारे, एक लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन का हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। इस तरह के 7-8 टेस्ट हैं। अब मान लीजिए आपने 8 टेस्ट दिए, 8 में आपका XYZ कुछ स्कोर आ गया, ABC स्कोर आ गया। 1000 लोगों ने दिया, 1000 लोगों के 8 टेस्ट में जो स्कोर है वो हमारे पास एक MS एक्सेल शीट में बना हुआ है। अब क्या हुआ कि कोई वैकेंसी आई, और वैकेंसी एक खास पोस्ट की है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए माना जाता है कि इस में हमें जो स्किल सेट चाहिए, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 4 और स्किल नंबर 7, इन 3 स्किल्स से युक्त जो व्यक्ति है वो इसके लिए सूटेबल है। अब कुछ नहीं करना है, 8 टेस्ट चाहिए आपके पास, टेस्ट 1, टेस्ट 4, टेस्ट 7, इन तीनों के स्कोर निकाल लीजिए। इन तीनों के स्कोर का टोटल सबका निकाल लीजिए, और जो 10-20 व्यक्ति इन तीनों टेस्ट के स्कोर में, कुमुलेटिव स्कोर में सबसे ऊपर हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। कितना आसान है। आपके पास हर व्यक्ति की 8 क्षमताओं की रैंकिंग है। अलग अलग प्रोफेशन में उन क्षमताओं का अलग अलग अनुपात चाहिए। किसी किसी में 8 में 3 चाहिए, किसी में 6 चाहिए, किसी में 1 ही चाहिए, किसी में 4 चाहिए। यही तो होगा। आपको ये पता हो कि इस क्षेत्र में ये क्षमता चाहिए, उन क्षमताओं का स्कोर 100 नंबर है, 4 क्षमताएं चाहिए, 400 नंबर का पेपर हुआ, स्कोर पहले से है, वो सब जुड़वाया, उन 400 में जो हाईएस्ट लेवल पे 10 लोग हैं उन्हें ऑफर दिया, वो नौकरी करने लग गए, काम खत्म हो गया। कितना आसान काम है। अगर ऐसा कोई टेस्ट हो तो उससे चीजें आसान होंगी या मुश्किल होंगी? आसान हो जाएंगी।
जैसे अभी भारत सरकार इस मामले में बड़ा शानदार काम कर रही है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार जिन चीजों के लिए इतिहास में जानी जाएगी, जिन अच्छी चीजों के लिए जानी जाएगी, उन अच्छी चीजों में एक है ये जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हैं। अब एनटीए संस्था बनाई है, ठीक संस्था है। अब वो सेट पे काम कर रही है कि हम सेट जैसा एग्जाम लेंगे, 12वीं क्लास के बच्चों का देश भर में एक जैसा टेस्ट होगा। वो एक स्कोर रहेगा, जो स्कोर बहुत सारे क्षेत्रों में अब हर कॉलेज का एंट्रेंस अलग से बच्चों को देना पड़ता है। क्या मतलब है उसका? एक एंट्रेंस दिया, उस स्कोर से पूरे देश भर में काम चल रहा है। तो एप्टीट्यूड की टेस्टिंग के हजारों तरीके हैं। कल को क्या होगा? डिफरेंशियल टेस्ट आ जाएगा। जिस दिन ये आ गया, अभी सरकार क्या कर रही है कि जितने तरह के एग्जाम होते हैं, ये जो क्लरिकल टाइप के होते हैं एग्जाम, नाबार्ड का अलग टेस्ट हो रहा है, इस बैंक का अलग टेस्ट हो रहा है, उस बैंक का अलग हो रहा है, क्या ये सब ड्रामा है? इन सब में जो कैपेसिटीज चाहिए ऑलमोस्ट एक जैसी है। एक सेंट्रल टेस्ट दिया, सबका स्कोर कार्ड हमारे पास है, उस स्कोर कार्ड के बेस पे नौकरियां हो जाएं। 50 टेस्ट क्यों होने चाहिए? अगर एक ही टाइप का टेस्ट 10 संस्थाएं ले रही हैं, तो वो एक ही बार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? और इस सेंस में इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं कुल मिला के बेहतर है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, और ये कितना यूजफुल है भी समझ में आ गया। तो ये होने से आपको किसी भी तरह की जॉब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लोगों को चुनने का मौका मिल जाता है। इसका ये बेनिफिट है।